हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बीएसएस सीरीज़ का सेक्शन 22 से 25 कवर करेंगे और ये हमारा लेक्चर होगा लेक्चर 11। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, सेक्शन 22 हमारा क्या बात करता है। अभी तक हम सेक्शन 21 तक बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ चुके हैं। अब हमारा 22 क्या कहता है? कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट। मैंने बताया था पहले भी कि एक होती है स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद हमारा होता है एडमिशन। एडमिशन में क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट हम जब एडमिट करते हैं जो फैक्ट एंड इशू के रिगार्ड में है या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्ड में है, दैट इज कंसिडर टू बी एडमिशन। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन होता है जब जो एक्यूज्ड पर्सन है अपने गिल्ट को एडमिट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज कन्फेशन। अब इन्होंने क्या बात करी है? कन्फेशन की बात करी है। ये कह रहे हैं जो भी कन्फेशन इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से, कोएर्जन से या प्रॉमिस से किया जाता है, व्हेन इररेलेवेंट, वो कब इररेलेवेंट होएगा या कब अगर रेलेवेंट है तो वो कब माना जाएगा, ठीक है। अब देखो, इंड्यूसमेंट क्या होता है? किसी पर्सन को हम इनकरेज कर रहे हैं कि तेरे को ये काम करना ही करना है। हम कह सकते हैं ब्रेन वॉश करना एक तरह से किसी का भी। तो वो क्या होएंगी? कन्फेशन इररेलेवेंट होएगी, रेलेवेंट होएगी, वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। चलो पढ़ते हैं। अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज पर्सन, कोई भी ऐसा कन्फेशन जो एक्यूज पर्सन कर रहा है वो इररेलेवेंट मानी जाती है। ये है हमारे प्री का क्वेश्चन। ये इररेलेवेंट मानी जाएगी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर वो कन्फेशन हमें क्या दिख रही है, कोर्ट को क्या दिख रही है कि वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस। इसको हम कैसे याद करेंगे? TIP, थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस। इसके अलावा है कोएर्जन, having reference to the charge against the accused person या proceedings। इसका मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो क्या बोलती है, रेफरेंस होना चाहिए। जो भी हम कन्फेशन दे रहे हैं, कन्फेशन कर रहा है वो बंदा, या जो भी हम उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसी चार्ज के रिगार्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं किसी और केस के रिगार्ड में बात कर रही हूँ। अगर मैं उसको कोई प्रॉमिस कर रही हूँ तो जो उस बंदे के ऊपर केस चल रहा है उसी के रिगार्ड में मैं उसको प्रॉमिस कर रही हूँ। ओके। प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, कि वो पर्सन कौन है? अथॉरिटी में है, जो भी वो मुझे थ्रेट वगैरह दे रहा है। एंड सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, वो इतना सफिशेंट है कोर्ट की नज़र में कि एक्यूज पर्सन को ग्राउंड्स दे रहा है कि हाँ, जो भी बंदा मेरे को TIP, दैट इज थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या कोएर्जन कर रहा है वो या तो मेरा फ़ायदे के लिए कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है कि एविल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर को मैं अवॉइड कर सकूं। मतलब मेरे को मेरे पाप पुण्य से हो सकता है बचा देगा या मुझे कोई फ़ायदा कर देगा कि पैसे दे देगा। अगर ऐसा कोई भी वादा किया जा रहा है, किसके द्वारा? कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी है, तो वो क्या माना जाता है? अगर मैं कन्फेस कर रही हूँ उसके सामने, माना जाएगा इररेलेवेंट इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, उसी केस के रिगार्डिंग होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड डेट, चलो इसको हम बाद में देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मैंने बोला कन्फेशन जो भी बंदा एक्यूज्ड कर रहा है वो इररेलेवेंट होगा अगर वो क्यों कर रहा है? थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या कोएर्जन के चक्कर में कर रहा है। जो थ्रेट कौन दे रहा है, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट या कोएर्जन कौन दे रहा है? वो पर्सन अथॉरिटी में है। वो कोई भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, जज हो सकता है, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। प्रोवाइडेड पर्सन जो है अथॉरिटी में होना चाहिए। एक्यूज्ड को क्या दे रहे हैं? ये प्रॉमिस करके, थ्रेट करके वो क्या देना चाहते हैं? कोई भी एक्यूज को एडवांटेज देना चाहते हैं या अवॉइड करवाना चाहते हैं उसका कोई भी एविल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर। अगर इन बेसिस पे मैं कोई भी कन्फेशन, जो एक्यूज्ड है अगर वो कोई भी कन्फेशन कर रहा है, वो कन्फेशन हमारा क्या माना जाएगा? इररेलेवेंट माना जाएगा। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 22, ठीक है। आ जाओ आगे। प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट अगर कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस हैव बीन फुल्ली रिमूव्ड, इट इज़ रेलेवेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बोल रहा है? कह रहा है ठीक है, बंदे ने कन्फेशन किया, बट जो उसने कन्फेशन किया हमने उसका सारा थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, कोएर्जन हमने सब हटाने के बाद अगर उसने कोई कन्फेशन किया तो वो क्या माना जाएगा? रेलेवेंट माना जाएगा। समझ गए? इसका मतलब
फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब अगर मानो मैंने मिस्टर ए को बोला, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने मिस्टर ए को बोला तू मुझे सच सच बता दे, मैं जो तेरे ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर होता है ना, मैं वो नहीं करूँगा। अब इसने मुझे सच सच बता दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारी जो इसने कन्फेस किया वो 22 में क्या हो गई, इररेलेवेंट हो गई। इररेलेवेंट प्लस इनएडमिसिबल, हम इसको एडमिट नहीं करेंगे। क्या हो गई, इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल। अब मैंने क्या किया, उसका ये डर हटा दिया। मतलब हमें पता है मिस्टर ए ने कोई भी चीज़ कन्फेस करी है और ये कोर्ट को दिख रहा है, उस टाइम पे ए को कोई प्रॉमिस नहीं था, कोई डरावा नहीं था, कोई धमकावा नहीं था, कुछ भी नहीं था, थ्रेट इंड्यूसमेंट कुछ भी नहीं था। अब अगर ए कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, वो वाली स्टेटमेंट उसकी कन्फेशन मानी जाएगी। कन्फेशन मानी जाएगी, इसका मतलब उसको हम रेलेवेंट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट, कह रहे हैं वैसे वो रेलेवेंट है, वो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगी सिर्फ इस रीज़न से कि इट वॉज मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी या इन कंसिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द एक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इट। इसका मतलब माना कि ठीक है तुमने कन्फेशन दिया, मिस्टर ए ने कन्फेशन दिया, वो उसने कन्फेशन दिया क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको प्रॉमिस किया था मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू मुझे बता दे। तो ये कन्फेशन वो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा, रेदर वो कन्फेशन रेलेवेंट ही माना जाएगा, चाहे उसने प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में ही क्यों ना दिया हो। उसके दोस्त ने वादा किया था मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बट फिर भी अगर वो कल को चल के उसकी दोस्त की स्टेटमेंट बता देता है तो वो हमारा कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा। सिमिलरली इन कंसिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द एक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग, मैंने धोखे से ए जो एक्यूज था उससे कोई चीज़ उसके मुंह से निकलवा ली। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा किया तो ये अगर वो कन्फेशन दे भी रहा है वो हमारा रेलेवेंट माना जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने धोखे से निकलवाई, मैं यहाँ पे अब पर्सन इन अथॉरिटी नहीं हूँ। जो 22 का मेन प्रोविजन है वो नहीं लग रहा, प्रोवाइडेड फर्दर अलग चीज़ बोल रहा है, नॉर्मल डिसेप्शन की बात कर रहा है, पर्सन इन अथॉरिटी वाले की बात नहीं कर रहा। और व्हेन ही वॉज ड्रंक, या जब वो ड्रंक की हालत में था, वो पिए हुए बैठा था, उस टाइम पे अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, कन्फेशन दे रहा है, तो वो भी रेलेवेंट मानी जाएगी। और बिकॉज इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड, उसने जो है वो आंसर दे दिया उस क्वेश्चन का जो उसको ज़रूरत भी नहीं थी। तो अगर फिर भी वो अपनी मर्जी से उस चीज़ का आंसर दे रहा है और वो अगर कन्फेशन माना जा रहा है, देन इट विल बी कंसीडर्ड टू बी रेलेवेंट। वट एवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence might be given against him, चाहे मैंने मिस्टर ए को एक्यूज्ड को वार्निंग भी ना दी हो, भाई मत दे वरना देख तेरे अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो चाहे मैंने उसको वार्निंग भी ना दी हो और अगर वो कन्फेस कर देता है, दैट ऑल स्टेटमेंट विल बी कंसीडर्ड टू बी रेलेवेंट। अब वो कितना स्टेटमेंट रिलायबल होगा या नहीं होगा, रिलायबल मतलब क्या वो ट्रस्ट वर्दी होगा या नहीं होगा, कि वो भरोसेमंद होगा या नहीं होगा, क्या चीज़, वो जो कन्फेशन उसने दिया, दैट ऑल विल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की मर्जी पे, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगा। समझ गए? तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स ही थे जिसमें हमें क्या बताया कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट है, वो रेलिवेंट माना जाएगा, वो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा सिर्फ इस बेस पे कि तुमसे छुपके छुपा के सीक्रेसी के बहाने ले लिया तुम्हारा कन्फेशन, या धोखाधड़ी से ले लिया, या फिर जब तुम ड्रंक थे तब ले लिया, या विच ही नीड नॉट, तुमने उस क्वेश्चन का आंसर दिया जो ज़रूरत नहीं थी, या हमने तेरे को पहले वॉर्न नहीं किया इन चीज़ों के बारे में, तो भी वो हम रेलेवेंट मानेंगे उस कन्फेशन को। ठीक है, अगले पे आ जाओ 23 पे। 23 क्या बोल रहा है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, कह रहा है अगर हम पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन देते हैं, नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड,
कह रहे हैं भाई अगर तुमने पुलिस ऑफिसर को कुछ भी कन्फेस कर दिया हम उसको मानेंगे ही नहीं। इसका मतलब चाहे तुम रेलेवेंट कर रहे हो स्टेटमेंट बट हम उसको इनएडमिसिबल डिक्लेयर कर देंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि कोई भी कन्फेशन जब हम पीओ के आगे कर रहे हैं हम ऐसे मानते हैं कि हो सकता है वो पीओ के डर से ही वो कन्फेस कर रहा हो अपना गुनाह। इस वजह से हमने बोला हम कोई भी कन्फेशन जो तुम पुलिस ऑफिसर के आगे दे रहे हो हम उस पर्सन एक्यूज्ड के अगेंस्ट में प्रूव नहीं करेंगे, चाहे वो रेलेवेंट हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब कह रहे हैं नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन। हमने बोला कोई भी पर्सन जब कन्फेशन दे रहा है जब वो कस्टडी में था पुलिस ऑफिसर की, अनलेस इट इज़ मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड। हमने बोला हम कोई भी कन्फेशन प्रूव नहीं करेंगे जब उस एक्यूज ने वो कन्फेस किया था और वो पुलिस की कस्टडी में था। पहला सबसेक्शन क्या था? पुलिस ऑफिसर के सामने। दूसरा सबसेक्शन क्या बोलता है? पुलिस कस्टडी में अगर वो कन्फेशन कर रहा है चाहे वो रेलेवेंट हो हम फिर भी क्या मानेंगे? उसको इनएडमिसिबल मानेंगे। रीज़न भी हो सकता है वो पुलिस की कस्टडी में है डर डरा के दे रहा हो, बट अगर वो डायरेक्टली तुमने मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना गिल्ट कन्फेस किया हो तो उसको रेलेवेंट माना जाएगा, प्रोवाइडेड हमारे जो बीएनएसएस में कंडीशंस हैं वो फुलफिल होना ज़रूरी है। समझ गए? अब इसमें एक पॉइंट और है, इसमें जो कस्टडी की बात है, देखो कस्टडी दो तरह की कस्टडी होती है, एक होती है डायरेक्ट कस्टडी और एक होती है कंस्ट्रक्टिव कस्टडी। डायरेक्ट कस्टडी कौन सी होती है? मैं डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट है, मैं सपोज वहाँ पे हूँ जेल में हूँ और डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है बट मेरे से कोई और पूछ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी कन्फेशन कर रही हूँ दैट विल हिट बाय सेक्शन 23। समझ गए? कंस्ट्रक्टिव कौन सी होती है? सपोज मेरे को हॉस्पिटल में लेकर गए, क्यों? मेरा वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट करना था या कुछ भी सैंपल्स वगैरह लेने थे, ठीक है? मैं कौन हूँ यहाँ पे? ए, दैट इज़ एक्यूज्ड। मेरे को लेकर गए, हालांकि हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे मेरे आसपास डॉक्टर ही था, पुलिस ऑफिसर जो है बाहर खड़ा था। अगर मैं डॉक्टर को कुछ भी कन्फेस कर रही हूँ बेटा जी चाहे वो रेलेवेंट हो हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव कस्टडी मानी जाती है पुलिस ऑफिसर की, क्योंकि पुलिस ऑफिसर वहाँ प्रेजेंट था। हम मान के चलते हैं कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट कस्टडी में ना होकर कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में था। किसकी कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में था? पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में। समझ गए? आगे आ जाओ इसी सेक्शन में, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड। हमने बोला अगर एक्यूज्ड पर्सन कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है और जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ डिस्कवर हो रही है, कोई चीज़ मिल रही है ऑफ एनी ऑफेंस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में, तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? पर्सन एक्यूज होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी जो डिस्कवर करवा रही हो कोई भी चीज़, प्लस कस्टडी में था वो उस टाइम पे, किसकी कस्टडी में? पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था। सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी उसने इंफॉर्मेशन हमें दी है उसमें से सिर्फ, चाहे वो कन्फेशन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो फैक्ट डिस्कवर्ड है ये वाला पॉइंट, सपोज ये पूरा उसने इन्फॉर्मेशन दिया बट सिर्फ इतना पार्ट जो है किसी फैक्ट को डिस्कवर कर रहा है, तो इतना पार्ट हम जो है रेलेवेंट मानते हैं और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है? वो पर्सन होना चाहिए एक्यूज्ड, डिस्कवर कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो जिससे कोई फैक्ट डिस्कवर हो रहा हो, पुलिस ऑफिसर की उसने कस्टडी में दी हो, चाहे वो कन्फेशन हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल ए ने कोई ऑफेंस किया, ऑफेंस करके उसने क्या किया? पेड़ के नीचे वो अपना चाकू छुपा दिया, नाइफ छुपा दिया। अगर अब ए कन्फेस कर रहा है हाँ हाँ सर जी मैंने ही वो जो है मर्डर किया है और जो मैंने नाइफ है वो मैंने इस वाले पेड़ के नीचे छुपाया है, तो ये कन्फेशन जो उसने किया वो किया पुलिस ऑफिसर के सामने, तो ये हमारा रेलेवेंट चाहे हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेक्शन 23 बोलता है तुमने पुलिस ऑफिसर के सामने किया है। पर इसी का प्रोवाइडेड भी हमें पता लगा पढ़ के, अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसने ऐसे दी जो कोई चीज़ डिस्कवर करवा रही है हम उस चीज़ को तो प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो उसने चाकू छुपा रखा था और जैसे पुलिस ऑफिसर ने देखा यहाँ पे तो चाकू मिल गया, तो ये वाला फैक्ट हमारा रेलेवेंट फैक्ट कंसीडर किया जाएगा। समझ गए? आ जाओ अगले पे।
सेक्शन 24, सेक्शन 24 क्या बोलता है, इसका इलस्ट्रेशन से एट अ टाइम समझ आ जाएगा, बट हम पहले सेक्शन पढ़ते हैं। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। ये सेक्शन क्या बात कर रहा है, कह रहा है जब एक से ज़्यादा पर्सन हम जब ट्राई कर रहे हैं उन दोनों को साथ में, कंडीशन क्या है, दोनों को साथ में ट्राई करने की, सेम ऑफेंस के लिए, एंड कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन, उसमें से एक बंदा कन्फेस कर रहा है, अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, द कोर्ट मे टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन को कोर्ट कंसीडर करेगा सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट में भी, प्लस जो कन्फेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट में भी। अब पहले हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि समझ आए। देखो, मैंने बोला ए और बी को जॉइंटली ट्राई किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जॉइंटली ट्राइड। जो इसका दूसरा इलस्ट्रेशन है उसमें हमें क्या पता लगेगा पढ़ने पे, वहाँ जॉइंटली ट्राई नहीं था, इसलिए वहाँ एप्लीकेबल नहीं हो पाता ये वाला सेक्शन। क्या बोल रहा है, ए और बी को हमने जॉइंटली ट्राई किया क्योंकि इन्होंने सी का मर्डर किया। इट इज़ प्रूव डेट ए ने बोला था मैंने और बी ने और मैंने सी का मर्डर किया था, कोर्ट कंसीडर करेगा ये कन्फेशन ए के अगेंस्ट में भी और बी के अगेंस्ट में भी, प्रोवाइडेड जॉइंटली ट्राई होना चाहिए। ठीक है, तो जॉइंटली ट्राई होना चाहिए, कन्फेशन किया हो उनमें से एक बंदे ने, कोर्ट उस कन्फेशन को उस पर्सन के अगेंस्ट में भी लेगी और जो वो कन्फेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट में भी लेगी। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, ऑफेंस इंक्लूड्स द अबेटमेंट अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। ऑफेंस में अगर तुम भड़कावा भी दे रहे हो, किसी को ऑफेंस को अबेट भी कर रहे हो, इंस्टिगेट भी कर रहे हो, दैट ऑल विल बी कंसीडर्ड इनटू ऑफेंस। ओके, explanation 2, a trial of more persons than one held in the absence of the accused who has absconded या fails to comply with proclamation shall be deemed to a joint trial for the purpose। क्या कह रहे हैं, जब हम ए और बी को, ए बी सी, हम इन तीनों को ट्राई कर रहे हैं सपोज, ठीक है, और हमें पता लगा उनमें से ए तो भाग ही गया, या हमने इसके अगेंस्ट प्रोक्लामेशन डिक्लेयर किया था, एक पब्लिकेशन करवाया था, भाई तू आजा वरना हम देख ले तेरे को भगोड़ा घोषित कर देंगे, बट ये ए फिर भी नहीं आ रहा है, तो जब हम बी और सी को ट्राई कर रहे हैं हम इनका भी जॉइंट ट्रायल मानेंगे, जैसे ए भी इनके साथ ट्राई किया जा रहा हो। दोबारा देखते हैं, ट्रायल ऑफ मोर पर्सन्स हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड की अगर एब्सेंस में हो रहा है और ये एक्यूज्ड भाग चुका है, एब्सकॉन्डेड, या प्रोक्लामेशन के साथ फेल हो गया, जो प्रोक्लामेशन सेक्शन 84 में है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, हम मान लेंगे कि जॉइंट ट्रायल हो रहा है इस सेक्शन के पर्पज से। ठीक है, आ जाओ आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 25 क्या कहता है, एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एस्टॉप। इसका मतलब हमारा जो भी एडमिशन है, मैं कोई भी स्टेटमेंट दे रही हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, फैक्ट इन इशू के रिस्पेक्ट में और रेलेवेंट फैक्ट के रिस्पेक्ट में, हम उनको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेंगे, बल्कि हम उसको एज एन एस्टॉपल ही उसको अप्लाई करेंगे। इसका मतलब एस्टॉपल मतलब अगर मैंने आज कोई स्टेटमेंट दी और उसकी वजह से सामने वाली पार्टी ने, ए सपोज ए सामने वाली पार्टी है, उसने अपनी पोजीशन ऑल्टर कर ली, क्यों ऑल्टर कर ली, क्योंकि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी थी या मैंने कोई ऐसा प्रॉमिस किया था जिसकी वजह से ए ने, सामने वाली पार्टी ने अपनी पोजीशन ऑल्टर कर ली। कल को फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो जो स्टेटमेंट यहाँ दिया था या प्रॉमिस किया था, अब मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ, दैट इज कंसीडर्ड टू बी एस्टोपल। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही था, आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।